हेलो सी इंटर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शिवाली और आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं चैप्टर 9 का अनदर टॉपिक दैट इज ऑडिट ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज NGO। आगे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, बाद में आप भूल जाते हो ऑफ कोर्स। अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे मिलते रहे। एंड अगर आपको CA इंटर ऑडिट के रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए तो अभी भी ऑफर वैलिड चल रहा है, आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां जाके उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे से फोकस से ये टॉपिक पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है NGO? NGO क्या होता है? इट्स अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। यहाँ पे कहाँ से पैसे आते हैं? मेंबर्स से, कंट्रीब्यूटर्स से एंड डोनर्स से। जो उनके मेंबर्स होते हैं, जो डोनेशन देते हैं, वहां से इनका फंड रेज होता है। ठीक है, और किस पर्पज से ये लोग काम करते हैं? ये लोग काम करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव से, भला करने के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, कौन कौन इसमें आते हैं? रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम, ये सब लोग NGOs में फॉल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। वैसे तो रजिस्ट्रेशन करना अलाउड नहीं है, या अदर वैसे तो रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं है। आई पुट द रॉन्ग वर्ड। ठीक है, बट ये कहाँ रजिस्टर हो सकते हैं? ये एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड हो सकते हैं अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो सकते हैं अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, एज अ सेक्शन 8 कंपनी भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, बट इसमें से कोई भी एक्ट NGO को ये मैंडेटरी नहीं करता कि आप रजिस्ट्रेशन लो। ठीक है, बट अगर NGO एज अ ट्रस्ट रजिस्टर होना चाहती है, ठीक है, तो उसको कंपलसरी कब होगा? जब उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपए से ज्यादा होगी, वो टाइम पे उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, अगर उसको एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना है तो। ठीक है, और अगर वो एज अ कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है तो उसको एक्रूअल बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, रिसीप बेसिस पे नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया रजिस्ट्रेशन पार्ट। अब आते हैं कि कहाँ से इनको फंड मिलता है और उनको प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज क्या बोलती है। ठीक है, कहाँ से इनको जनरली मिलता है? डोनेशन, ग्रांट्स, प्रोग्राम्स करते हैं ये लोग, वहां से उनको फंड आता है, फंड रेज करते हैं, फंड रेजिंग प्रोग्राम्स होता है। मेंबर्स की तरफ से वो लोग फीस लेते हैं, गिफ्ट्स लेते हैं। ठीक है, या खुद का कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, वहां से उनको मिलता है। क्लियर? अब कहाँ जो फंड्स है उनके पर्टिकुलर जो कंट्रीब्यूशन मिलता है उसके कुछ टाइप्स बताए हुए हैं, वो टाइप उनके पर्पस से डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन मतलब जैसे अपन बिजनेस में कैपिटल डालते हैं, उससे प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बोला गया है। उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस फंड बोलते हैं। ठीक है, बट इसका स्पेशल बात क्या है कि जो भी डोनर एज अ कॉर्पस फंड, एज अ लॉन्ग टर्म उसको बेनिफिट देने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए अगर पैसा देना चाहता है कोई भी डोनर, तो उसको ऐसा स्पेसिफाई करना पड़ता है कि मैं जो फंड दे रहा हूं दैट शुड बी रिकॉग्नाइज एज कॉर्पस फंड। ठीक है, फिर आता है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो खुद से कोई नाम खुद से वो देता है, सामने वाला, कोई नाम नहीं रहा पे। बट इनकम टैक्स के हिसाब से क्या बोला गया है कि अगर कोई भी वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन कॉर्पस फंड के लिए रखा गया है, ठीक है, क्या लिखा है कि अगर कोई वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिक डायरेक्शन शैल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस फंड, तो उसको टोटल इनकम में, उस NGO के टोटल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। अदरवाइज वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन को टोटल इनकम में ऐड किया जाता है, बट अगर ऐसे स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि उसको कॉर्पस फंड में डाला जाए तो फिर वो टोटल इनकम में ऐड नहीं होता। फिर आता है रिवॉल्विंग फंड। रिवॉल्विंग फंड का मेन पर्पस है कि दूसरे NGOs को लोन देना। अगर कोई डोनर
एनजीओ को पैसे दे रहा है एज अ रिवॉल्विंग फंड, तो वो पैसे क्यों दे रहा है? ताकि वो दूसरे बेनिफिशियरीज को या दूसरे एनजीओज को लोन दे, ठीक है, फिर उनसे रिकवर करे, फिर वही पैसा सामने किसी और को लोन दे। तो इस तरह से वो फंड रिवॉल्व होता रहता है, ठीक है। और वहां से जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है उसकी दो चीजें होती है। क्या होता है? इंटरेस्ट अर्न ऑन इट एडेड टू द फंड, एक तो उस लोन में ही ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, उस फंड में ही ऐड कर दिया जाता है, या फिर उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट किया जाता है एज पर द जो भी रिस्ट्रिक्शन या जो भी कंट्रीब्यूटर ने बोला होगा, उस हिसाब से इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है। फिर आता है स्पेसिफिक फिक्स एसेट। स्पेसिफिक फिक्स एसेट मतलब क्या? कि कोई भी पैसे दिए हैं, क्यों? ताकि एनजीओ कोई असेट खरीद सके, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है, ठीक है। एंड लास्ट इज कंट्रीब्यूशन इन काइंड, कि कोई लैंड दे रहा है, कोई व्हीकल दे रहा है, कोई ऑफिस इक्विपमेंट दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी एनजीओस को पैसा या काइंड में चीजें आती है, ठीक है। अब उनका कहाँ कहाँ पैसा खर्चा होता है, उनका कहाँ खर्चा होता है? जो भी वो ऑफिस चला रहे हैं उसके मेंटेनेंस में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, सैलरीज में, ठीक है। कोई भी चैरिटी का कोई फंक्शन कर रहे हैं, कोई चैरिटेबल फंक्शन कर रहे हैं, तो उसके पैसे लग जाते हैं, उसके एक्सपेंस लग जाते हैं। तो यही सब उनका अप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। नेक्स्ट, एनजीओ का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? अगर वो एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ठीक है, एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है या एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुई है, तो उस केस में मैनेजमेंट अपॉइंट करता है ऑडिटर, जो उस ट्रस्ट का मैनेजमेंट है। और अगर वो सेक्शन 8 कंपनी के जैसे, मतलब सेक्शन 8 कंपनी एज अ रजिस्टर्ड हुई है, तो कंपनी के मेंबर्स जो होते हैं वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। क्लियर? अब अगर कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 कंपनी है, या फिर वो एग्जाम्पशन क्लेम कर रही है एज अ इनकम टैक्स में, या फिर उसको कोई फॉरेन फंड रिसीव्ड हो रहे हैं, तो इस केस में उसको कंपल्सरीली एनजीओ को ऑडिट कराने पड़ते हैं उसके अकाउंट, ठीक है। और अगर वो ऑडिट नहीं करता है तो उसका जो भी एग्जाम्पशन है या जो भी वो बेनिफिट रिसीव कर रहा है वो सब लॉस हो जाता है, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली अगर फॉरेन फंड रिसीव कर रहा है एनजीओ, ठीक है, तो एज पर जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट है उसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 60 दिनों के अंदर अंदर, फाइनेंशियल ईयर जैसे 31 को क्लोज हुआ तो 60 दिनों के अंदर अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। कौन से केस में? जब फॉरेन फंड्स रिसीव हो रहे हैं, उस केस में 60 दिनों के अंदर अंदर ऑडिट रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सबमिट करनी पड़ती है। क्लियर? ऑडिट का पार्ट खत्म हो गया। अब आते हैं ऑडिट करते कैसे, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि जब तुम एनजीओ का ऑडिट करने जा रहे हो, उसका प्लानिंग करने जा रहे हो स्पेसिफिकली, तो उस टाइम पे तुम्हें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान में रख के तुम्हें प्लानिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो एनजीओ क्या काम करती है ये पता होना चाहिए, तभी तुम प्लानिंग कर सकते हो, राइट। तो एनजीओ क्या काम करती है पता होना चाहिए। दूसरा, वो कौन से एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, उस एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, उस स्टैट्यूट का तुम्हें पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद उसके एमओए पढ़ना है, एओए पढ़ना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस रिव्यू करने हैं। उसके बाद उसके जो भी जहाँ से भी उनको फंडिंग आती है उनके फाइनेंशियल मैनुअल्स तुमको रिव्यू करने हैं। बोर्ड मीटिंग्स जो भी हुई होंगी या मैनेजमेंट की मीटिंग्स जो भी हुई होंगी उसके मिन्यूट्स तुम ऑडिटर को रिव्यू करने हैं, ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम देखनी है, उनकी इंटरनल कंट्रोल्स देखने हैं। फिर मटेरियलिटी लेवल सेट करनी है कि कितना हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। प्लस कब कब रिपोर्ट्स देनी है, किस किस को, जैसे अभी फॉरेन फंड रिसीव हुए तो स्पेसिफिक रिपोर्ट का टाइमिंग है, ठीक है। तो ऐसे सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि किस टाइप के कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, किस टाइप की रिपोर्ट देनी है, कितने टाइम में देनी है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करोगे ना तुम। कितने एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व है, दूसरों का काम चेक करना है, एक्सपर्ट्स कितने इन्वॉल्व है, वो सब कुछ हमें प्लानिंग के टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है। एंड लास्ट, पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट भी देखनी है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है क्या जो हमें इस बार काम आ सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के एनजीओ के ऑडिट की प्लानिंग की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, अब आता है ऑडिट प्रोग्राम। एक्चुअली क्या काम करना है, क्या काम करना है?
कॉर्पस फंड चेक करना है। कैसे चेक करना है कि जो भी डोनर ने पैसे दिए हैं, ठीक है, और साथ ही जो भी उनका लेटर है उसमें सब कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे होते हैं कि ये फंड कहाँ जाना चाहिए। तो उसमें अपने को ये चेक करना है कि कॉर्पस फंड करके बोला गया है क्या, कि ये फंड एज अ कॉर्पस फंड में जाएगा, तो वो हमें चेक करना है, ठीक है। प्लस उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट इनकम मिलेगा उसको हमें इन्वेस्टमेंट रजिस्टर एंड फिजिकल इन्वेस्टमेंट दोनों से चेक करना है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी पैसे ट्रांसफर किए हैं तो उसके लिए भी डोनर का लेटर देखना है कि सही में ट्रांसफर करने बोले थे क्या। बोर्ड रिजोल्यूशन देखना है, ठीक है। अगर कोई असेट सोल्ड हुई है, ठीक है, तो उसको कैपिटल रिजर्व से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है क्या। उसके बाद ईयरमार्क फंड से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है। ईयरमार्क फंड मतलब क्या, कि स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए वो फंड दिया गया है, तो उसके लिए बोर्ड रिजोल्यूशंस, रूल्स, डोनर का क्या रिक्वायरमेंट था, डोनर का लेटर, उससे चेक करना है कि सही में इतना अमाउंट स्पेसिफिक चीज के लिए रखा गया था क्या, ठीक है। उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको वाउच करना है कि जो भी डोनर ने बोला है उसके साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ है एनजीओ का उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं क्या, ठीक है। उसके बाद अगर लोन लिया है तो लोन एग्रीमेंट वाउच करना है। उसके बाद जो भी असेट वगैरह ली है, अगर असेट ली है या बेची है तो उसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया है, बेचना खरीदना ये सब ऑथराइज था क्या, ठीक है। डोनर का लेटर, अगर जिसमें मतलब स्पेसिफिक चीज के लिए अगर पैसा आया है तो डोनर का लेटर भी चेक करना पड़ता है, ठीक है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो टाइटल भी चेक करना पड़ता है कि एनजीओ के नाम से है या नहीं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रजिस्टर जैसे मैंने बोला। उसके बाद जो कैश इन हैंड है उसको फिजिकली वेरीफाई करना है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ चेक करना है, ठीक है। फिर आता है रिकंसिलेशन, बैंक रिकंसिलेशन, ये तो कॉमन पॉइंट्स हैं। इन्वेंट्री इन हैंड, उसका वैल्यूएशन, क्वांटिटी, उसके बारे में मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है, ठीक है। उसके बाद और क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम होंगे डोनर के साथ जो भी उससे रिलेटेड एग्रीमेंट होगा कि क्या क्या शर्तें थी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, वो कंप्लीट हुई है या नहीं प्रोजेक्ट में या प्रोग्राम में, वो चेक करना है। एंड लास्टली जो भी तुम्हारे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, फिर प्रोविडेंट फंड है, ये सब डिडक्ट किए गए हैं या नहीं और प्रॉपरली सबमिट किए गए हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो एनजीओ के बारे में हमें एक्चुअली देखनी पड़ती है, ठीक है। कभी भी कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का जब हमें ऑडिट आता है या ऑडिट प्रोग्राम लिखने बोलते हैं या स्पेसिफिक चीज चेक करने बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें स्पेसिफिकली रिसीप्ट इनकम का भी अलग से बोला गया है कि रिसीप्ट इनकम का तुम ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाओगे या ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या आएगा। तो उसने क्या क्या दिया है, सबसे पहले उसने क्या दिया है कि जितना भी फंड रिसीव हुआ है उसका लेटर जो मिला होगा साथ में डोनर का, उससे वेरीफाई करो कि सही में इतना पैसा आया है क्या। दूसरी बात, फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा तो एक्ट के हिसाब से उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन बैंक में रखना पड़ता है, वो रखा है क्या, ठीक है। उसके बाद इस फंड कलेक्शन से रिलेटेड जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपर मेंटेन हो रही है या नहीं, ठीक है। डेली कैश बैंक में जा रही है या नहीं, क्लियर। उसके बाद मेंबरशिप से जो भी फीस मिल रही है वो प्रॉपर रजिस्टर से चेक करना है, ठीक है। प्लस उनसे जो भी पैसे मिल रहे हैं उसका बराबर क्लासिफिकेशन हो रहा है, यानी कि वन टाइम मेंबरशिप है, एनुअल मेंबरशिप है, क्या है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो रहा है यानी, ठीक है। उसके बाद कोई भी मैगजीन्स के लिए सब्सक्रिप्शन दे रहा है तो सब्सक्रिप्शन और जो भी मैगजीन्स जा रहे हैं बिक रहे उन दोनों को मैच करना है, ठीक है। प्लस जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको जो फिर इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हो रहा है उसको भी चेक करना है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत कॉमन पॉइंट्स है, हम ये सोचते हैं कि यार जब ऑडिट प्रोग्राम लिखने का टाइम आता है या बोलते हैं कि यार रिसीप्ट कैसे तुम चेक करोगे, तो ये सब क्वेश्चन में ना जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें कुछ कॉमन पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। एक बार हमें इनकम स्टेटमेंट देखना पड़ता है, इनकम स्टेटमेंट अपने दिमाग में रखना पड़ता है कि एनजीओ की क्या क्या इनकम होती होगी, ठीक है। और उससे रिलेटेड पॉइंट्स हमें पिक करें, जैसे कैश हो गया, फंड रिसीव हो गए तो कहाँ से रिसीव हो रहा है उसका चेक करना जरूरी है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन है तो लॉ चेक करना जरूरी है, ठीक है। बैंक में पैसे आ रहे होंगे, बैंक रिकंसिलेशन करना जरूरी है। कैश में पैसे आ रहे होंगे, कैश इन हैंड वेरीफाई करना जरूरी है।
तो ऐसे टाइम पे कुछ कुछ कॉमन पॉइंट्स हमें निकाल के रखने पड़ते हैं ताकि हम एटलीस्ट कुछ बेसिक पॉइंट्स तो वहां पे डाल सके। स्पेसिफिक पॉइंट्स तो याद आए तो बहुत अच्छी बात है, पर ये बेसिक पॉइंट्स डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दैट्स इट। यहाँ हमारा खत्म होता है एनजीओ का, सिंपल एंड शॉर्ट। ठीक है, अगर आपको पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो और इस वीडियो को अपने सीए इंटर वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।